इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक ट्रस्ट को। तो मैंने ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है आपके साथ डिस्कस किया था, ट्रस्ट कितने टाइप्स के होते हैं उनको डिस्कस किया था, और ट्रस्ट का जो अजम्पशन है बेसिक उनको भी हमने डिस्कस करा था, और वन बाय वन सारे एजम्पशन को मैं आपको समझाया था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है और एक अनस्टेबल ट्रस्ट हम किसे बोलते हैं। तो देखो, परफेक्ट ट्रस्ट हम उस ट्रस्ट को बोलते हैं जिनमें इनफ नंबर ऑफ मेंबर होंगे सो दैट कि अपना जो ट्रस्ट होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ट्रस्ट को इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने के लिए जितने नंबर ऑफ मेंबर की ज़रूरत पड़ती है, अगर उतने नंबर ऑफ मेंबर आपके स्ट्रक्चर में हैं तो वो पूरा परफेक्ट ट्रस्ट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये जो हमारा ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को आप देखिएगा, ये एक परफेक्ट ट्रस्ट का एग्जाम्पल है। और जो परफेक्ट ट्रस्ट होगा वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। स्टैटिकली डिटर्मिनेट का मतलब कि हम उसमें स्टैटिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करके मतलब कि जो हम तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़े हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड मोमेंट अबाउट अ point is equal to zero, certain point, whatever the point is you can choose as per your convenient, okay। तो तीन जो इक्वेशंस थी उन इक्वेशंस को यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर ट्रस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके किसी भी फोर्स में, किसी भी मेंबर में आने वाले फोर्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस वाले ट्रस्ट को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट ट्रस्ट को स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट। अच्छा, ये देखने के लिए कि कौन सा ट्रस्ट पर स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या फिर परफेक्ट ट्रस्ट है, उसके लिए एक फार्मूला है, एंड दैट फार्मूला इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2j-3। ये एक परफेक्ट ट्रस्ट का फार्मूला होता है जहां m है नंबर ऑफ मेंबर और j है नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो इस वाले फार्मूले में आप सारे मेंबर्स को काउंट करके और जितने भी जॉइंट्स हैं उनको काउंट करके पुट करेंगे, तो अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड की वैल्यू और राइट हैंड की वैल्यू के बराबर आएगी तो ये एक परफेक्ट ट्रस्ट होगा। और परफेक्ट ट्रस्ट को ही हम लोग स्टेबल ट्रस्ट भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अपने से ट्राई कीजिएगा। देखिए, इसमें नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जॉइंट्स हैं। और इसके मेंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मेंबर्स हैं। तो अगर आप इसको, ये जो 9 मेंबर्स इधर पुट कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे जितने भी आप जॉइंट काउंट करे हो, इन जॉइंट को रखोगे तो आप पाओगे कि दोनों साइड 9 9 आ गया, 9 9 दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, ये एक परफेक्ट ट्रस्ट का एग्जाम्पल है। और अगर मान लीजिए, अगर जो 2j-3 है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है इन केस नंबर ऑफ मेंबर से, तो उस ट्रस्ट को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल ट्रस्ट, ओके। अगर 2j-3 ज़्यादा है, नंबर ऑफ मेंबर कम है, तो वो एक अनस्टेबल ट्रस्ट होगा। मतलब कि अगर उस पर लोड आएगा तो वो ट्रस्ट टूट जाएगा या बेंड कर जाएगा, या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, वो लोड को सस्टेन नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई उस ट्रस्ट को हम लोग अनस्टेबल ट्रस्ट कहते हैं। कंडीशन याद रखिएगा, अनस्टेबल ट्रस्ट तब बोला जाता है जब आपका 2j-3 नंबर ऑफ मेंबर से ज़्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग अनस्टेबल ट्रस्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाए और 2j-3 कम रहे, तो इसको हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट कहते हैं, ओके। आई होप कि ये जो सारे डेफिनेशंस हैं, परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है, अनस्टेबल ट्रस्ट क्या होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट क्या होता है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपको सिर्फ ये फार्मूला रखना है, m इज इक्वल टू 2j-3, और उसी के दाएं बाएं खेलना है। अगर ये 2j-3 ज़्यादा आया तो अनस्टेबल ट्रस्ट, और ये कम आया तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं और ये समझते हैं कि ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आपके लिए। तो आप बिल्कुल स्टेप वाइज सीखिएगा कि कैसे हम ट्रस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि ट्रस्ट के क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। तो चलिए हम दो प्रॉब्लम लेंगे, और देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट, एंड सेकंड इज द मेथड ऑफ सेक्शन। तो पहले हम मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई करके ट्रस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड देन मेथड ऑफ सेक्शन को अप्लाई करके कैसे ट्रस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड जॉइंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा एक ट्रस्ट है आपको दिखाया गया है इस पर्टिकुलर फिगर में, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 2 मीटर हाइट है इसकी और 2 मीटर इसकी विड्थ है, ओके। और इस ए जॉइंट पे एक जो फोर्स आ रहा है, इसके एक्स डायरेक्शन आप कह सकते हो, एक्स डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। और यहाँ पे आप बी पे देख रहे हो, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है, एंड सॉरी, ये हमारा फिक्स सपोर्ट नहीं, इसको हम लोग पिन सपोर्ट कह सकते हैं, हिंज सपोर्ट कहो, हिंज सपोर्ट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि रोलर सपोर्ट है, इस सी वाले पे रोलर सपोर्ट है।
और ये जो अपना ट्रस्ट का स्ट्रक्चर है इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि आप ए बी मेंबर में फोर्स बताओ, ए सी मेंबर में फोर्स बताओ एंड बी सी मेंबर में फोर्स बताओ। तो ये जो तीनों मेंबर आपको दिख रहे हैं, कितने मेंबर हैं इस ट्रस्ट में? 3 मेंबर हैं, ए बी, ए सी एंड बी सी। तो इन तीनों मेंबर में आपको फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस जॉइंट ए को उठाते हैं और इसका एफ बना देते हैं। तो एफ बनाना मतलब इसको हम लोग सेपरेट करके सारे फोर्सेस को शो कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट ए का या जॉइंट ए का एफ बना हुआ है। तो इस पर एक 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो उसको एज इट इज़ रहने दिया। एंड नीचे की तरफ ए बी मेंबर के कारण इसमें एक नीचे की तरफ मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया है आउटवर्ड टू पॉइंट ए। ओके, आप इसको इनवर्ड भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन ये पर्टिकुलर कन्वेंशन आप फॉलो करिएगा। अगर क्वेश्चन में इसका नेगेटिव आया, अपोजिट डायरेक्शन आया, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो एफ ए बी है जो हमने माना है वो गलत डायरेक्शन माना है, इसके अपोजिट में होगा। और हम लोग इसको अभी इनिशियली टेंशन में मान रहे हैं। नीचे की तरफ मानने का मतलब इस जॉइंट को टेंशन में मान रहे हैं। अगर आपको आपका बाई चांस फोर्स नेगेटिव आया तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा और कंप्रेशन में होगा ये अपना जॉइंट। ओके, आई थिंक आपको ये क्लैरिटी होगी। एंड जो ये एफ ए सी है उसको भी हमने टेंशन में माना है, तो हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। हम हमेशा टेंशन में मान के चलेंगे, ठीक है। उस जॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को मान के अपनी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे एफ ए बी है एंड एफ ए सी भी आ जाएगा। इस ए सी मेंबर के कारण जो फोर्स आया यहाँ पे एफ ए सी हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंगल्स को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल 45 होगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ 2/2 कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 45। आई होप आपको ये विजुलाइज हो पा रहा होगा। ये जो एंगल है जहाँ पे मेरा ये कर्सर आपको दिख रहा है दैट इज़ द 45। तो यहाँ पे भी जो ये एंगल होगा 45 होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब सिंपली हम इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं और जो सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं वो लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जब 0 लिखेंगे तो देखिए एक्स डायरेक्शन में 500 है एंड प्लस एफ ए सी कॉस 45। ओके, तो 500 प्लस एफ ए सी कॉस 45 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख सकते हो ये सेम इक्वेशन यहाँ लिखी हुई आ गई, एफ ए सी कॉस 45 प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और जैसे ही हम सॉल्व करते हैं हमें एफ ए सी की वैल्यू मिल जाती है दैट इज द माइनस 707.1। और यहाँ माइनस साइन ये बता रहा है कि आपने जो एफ ए सी का डायरेक्शन अज्यूम करा है आउटवर्ड टू द पॉइंट ए या पॉइंट ए से दूर जाते हुए, ये गलत आपने अज्यूम करा है। इसको पॉइंट ए की तरफ टूवर्ड्स द पॉइंट ए अज्यूम कर मतलब होगा, ओरिजिनली ये टूवर्ड्स द पॉइंट ए होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि एफ का जो इनिशियल डायरेक्शन था जो कि टेंशन दे रहा था जॉइंट पे, वो नहीं, वो टेंशन नहीं है, वो एक्चुअल में कंप्रेशन है। इस पर्टिकुलर आंसर से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अब हम चलते हैं, अब इसमें समेशन ऑफ एफ वाई को ज़ीरो कर देते हैं। तो हमने कुछ नहीं करा, समेशन ऑफ एफ वाई को जीरो करा। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई को जब आप जीरो करोगे तो नीचे की तरफ है फोर्स एफ ए बी। तो सपोज हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे की तरफ वाले फोर्स को पॉजिटिव लिख के चलते हैं। तो यहाँ पे होगा एफ ए बी प्लस एफ ए सी साइन 45। ओके, अगर यहाँ से मैं 45 ले रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ cos 45 है एंड इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा sin 45। या अगेन आप इससे भी लोगे तो देखो sin 45 cos 45 दोनों सेम ही होते, तो आप कुछ भी लिख दो चलेगा, क्योंकि ये भी एक्चुअल में हम इसके अगर रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये cos 45 हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे इस वाले एंगल के तो ये sin 45 होगा। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमने पहले इसको ऊपर वाले को मान के सॉल्व किया है तो मैं 45 ही लेता हूँ। एंड ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ का दैट इज़ द एफ sin 45। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है एफ ए बी माइनस एफ ए सी साइन 45। ओके, एंड जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ना, एफ ए बी एंड एफ ए सी दोनों नीचे की तरफ है तो यहाँ पे प्लस होगा। अब जब ये आप वैल्यू रखोगे, एफ ए सी की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा एफ ए बी इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से आप देख रहे हो बहुत ही आसानी से दोनों जो ये दो मेंबर हैं ए बी एंड ए सी, इसमें आप फोर्स को कैलकुलेट कर पाए। अब जो अगला टास्क होगा, आप पता करना है आपको बी सी मेंबर में कितना फोर्स आया। तो बी सी मेंबर में कितना फोर्स आया, इसके लिए हम पॉइंट सी पे पहुंच जाते हैं और उसका एफ बना देते हैं। तो पॉइंट सी पे मैं जैसे ही पहुंचा, वहाँ पे आप देख रहे होगे पॉइंट सी पे एक नीचे की तरफ रिएक्शन आ रहा है और एक ही आ रहा है क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इनिशियल कंसेप्ट याद है कि भाई रोलर सपोर्ट के कारण सिर्फ एक रिएक्शन आता है, और वैसे भी आप देख सकते हो कि ये एक्स डायरेक्शन में चल सकता है ड्यू टू द रोलर।
तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन ही कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए वाई डायरेक्शन में ही फोर्स आएगा, और उस फोर्स को हमने आर सी लिखा हुआ है, तो उसको मैंने ऊपर की तरफ आर सी से शो कर दिया। एंड मेंबर ए सी में जो फोर्स आया दैट इज़ द एफ ए सी, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं 707.1। इसको भी देखिए हम टेंशन में मान लिए हैं, आप हमेशा उसको टेंशन में मानिएगा और जो वैल्यू होगी उसको डाल दीजिएगा एज इट इज़। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसको इनवर्ट डायरेक्शन में माने या कंप्रेशन में माने और यहाँ पे प्लस वैल्यू ले लें, इतना आप मत करिएगा, नहीं आगे चलकर जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होंगे तो आपके लिए ही क्लैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप हमेशा से उसको टेंशन में मानिएगा, हर जितने भी मेंबर्स होंगे, और जो साइन आप वैल्यू होगी उसको एज इट इज़ कंसिडर करके वहाँ पे लिख दीजिएगा, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे जो फोर्स है बी सी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सी जॉइंट पे एक फोर्स को हमने शो करा है एफ बी सी से, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि सी जॉइंट का हमने एफ बी डी बना दिया। अब अगेन हम वही काम करेंगे, इसके एफ एक्स को जीरो करेंगे एंड एफ वाई को जीरो करेंगे। तो इसमें चलिए एफ एक्स को जीरो कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो जब आप एफ एक्स को जीरो करोगे तो देखो ये मिलेगा एफ बी सी प्लस एफ ए सी कॉस 45 इज इक्वल टू जीरो, और एफ ए सी की वैल्यू आपको पता है तो वहाँ से एफ बी सी कैलकुलेट हो जाएगा। यू कैन सी सेम वे यहाँ पे प्लस होगा कि ये वैल्यू रख दिया इसने, ओके। एफ ए सी जिसकी वैल्यू है -700.7.1, तो यहाँ पे -700.1 आ गया है नीचे, तो यहाँ पे इसलिए माइनस हो गया, और cos 45 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एफ बी सी बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा 500 न्यूटन। तो हम देखिए तीनों फोर्स जो थे, हमें तीनों फोर्स निकालने थे, तीनों मेंबर में फोर्सेस कैलकुलेट करने थे, हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम पे। अगेन मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पहले मैंने ए की एफ बी डी बनाई और वहाँ से हमने मेंबर ए सी में कितना फोर्स आया और ए बी में कितना फोर्स आया उनको कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सेम वे हम बी सी मेंबर में फोर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो हमने सी पॉइंट का एफ बी डी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और वहाँ से इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके एफ बी सी को कैलकुलेट कर लिया, बी सी मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, एक क्वेश्चन होगा कि भाई आपने बी पे क्यों नहीं लगाया, आप बी पे भी तो बना सकते थे एफ बी डी, तो ये बिल्कुल सही जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जैसे ही मैं बी पे बनाता वैसे ही हमारे पास दो फोर्स आ जाते, दो रिएक्शन फोर्स आ जाते, तो टोटल 4 फोर्स हो जाते, ओके। हालांकि आप वहाँ से भी कॉम्प्लेक्स, इस वाले प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको जजमेंट लेना पड़ता है, आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है कि किस पॉइंट को यूज़ करोगे सो दैट कि ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो वो सिंपलर हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आगे प्रोसीड करना पड़ता है। हालांकि इसमें आप बी को भी लेके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 2 पे। यस, मैं ये बात कह रहा था कि अगर मान लीजिए बी पे नंबर ऑफ अननोन 4 हो गए, ठीक है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ देखिए, यहाँ पे जो 2 रिएक्शन है वो अननोन है, एफ बी सी अननोन है, 3 अननोन है, और यहाँ पे ये जो ए बी में सिर्फ हमें फोर्स पता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक रिएक्शन मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करके निकालनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने सी को डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अगर आप चाहो तो बी को भी यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना होगा बाय यूजिंग द मोमेंट इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग अपने सेकेंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, और सेकेंड प्रॉब्लम में ये सीखेंगे कि कैसे हम मेथड ऑफ सेक्शन को अप्लाई करते हैं वाइल सॉल्विंग द ट्रस प्रॉब्लम। तो देखना सेक्शन मेथड्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है, एंड रोलर सपोर्ट को हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से भी शो करते हैं, इस पर्टिकुलर सिंबल से भी शो किया जाता है, यू कैन सी हियर। तो इस पर्टिकुलर सिंबल से भी हम रोलर सपोर्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन आया हुआ है, दैट इज़ द आर ए, ऊपर की तरफ ये पॉइंट ए था, ओके। एंड दिस इज़ द होल क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है सपोज बी डी वाले मेंबर में कितना फोर्स है। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है एंड पूछा हुआ है कि आप बी डी मेंबर में कितना फोर्स है उसको कैलकुलेट करके बताइए। तो इसमें अगर आप जॉइंट मेथड को लगाओगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को लेंदी ना हो, थोड़े छोटे में हम सॉल्व कर पाएँ, सेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। सेक्शन मेथड में क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है आपको इसको दो हिस्से में काट देना है। तो बी डी मेंबर में निकालना है ना, तो हम बी डी के ही अलॉन्ग काटेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने बी डी के अलॉन्ग इसको सेक्शन काट दिया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन से, रेड कलर की लाइन से सेक्शन कटा हुआ आपको दिख रहा है, ओके। अब हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो रिएक्शन है आर ए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर ए को कैलकुलेट करने के लिए आर सी के अलॉन्ग मोमेंट को ज़ीरो करते हैं, या फिर हम सी पॉइंट पे मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो आप जैसे ही सी पॉइंट पे मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करोगे, ओके, जैसे ही आप सी पॉइंट पे मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करोगे
वहाँ पे आप देखो क्या पाओगे, आर ए इंटू सिक्स, आर ए इंटू सिक्स, थ्री और थ्री, ये डिस्टेंस, ये थ्री थ्री सिक्स हो जाएगा और ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे। ओके, आर ए इंटू सिक्स इज इक्वल टू टू, ये जो 2 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है, टू इंटू के परपेंडिकुलर लेंथ थ्री। तो यहाँ से आप आर ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो एंड इट कम्स 1 किलो न्यूटन। ओके, तो ये 1 किलो न्यूटन आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आर ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलते हैं इस सेक्शन पे, इस सेक्शन को सेपरेट करके देखते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले इधर इसके लेफ्ट वाले सेक्शन को देखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये सेक्शन बना हुआ है एंड इस पे जो भी फोर्सेस आ रहे हैं वो सारे शो हैं। ई पे देखिएगा इधर की तरफ आएगा एफ ई डी, एंड बी वाले जॉइंट पे आपको एक फोर्स मिलेगा एफ बी डी, एंड बी पे एक और फोर्स मिलेगा दैट इज द एफ बी सी, और एंगल 45 होगा। यू कैन सी कि ये अपना स्क्वायर था 3 मीटर का, 3 मीटर का, तो एंगल 45 होगा बाय यूजिंग द tan थीटा इज इक्वल टू 3/3, tan थीटा इज इक्वल टू 1, विच मीन्स कि थीटा इज 45। ओके, तो ये चीज़ आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। एंड आफ्टर दैट अगर आप इसके नेक्स्ट हाफ को बनाओ या राइट साइड को बनाओ तो आप कुछ इस तरीके का डायग्राम पाओगे। इसमें डी वाले पॉइंट पे आपको अगेन दो फोर्स, तीन फोर्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, दो फोर्स मिलेंगे क्योंकि एक को हमने जिस जहाँ से काटा है सिर्फ उसी डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगे। ये तो जो ये अपना एक लिंक है तो उसको ट्रस है तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो डी पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे एक फोर्स आया एफ बी डी एंड एफ ई डी। ओके, और हमेशा हम टेंशन में मान रहे हैं, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ जॉइंट वाले मेथड में ही। एंड सी पे जो फोर्सेस आएंगे वो सारे फोर्सेस शो हुए हैं, दो रिएक्शन आएंगे। क्यों दो रिएक्शन आएंगे? क्योंकि जो अपना सी पॉइंट है उस पॉइंट पे हिंज जॉइंट है, तो हिंज जॉइंट पे कितने रिएक्शन आते हैं? दो रिएक्शन आते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्शन शो हैं, आर सी वाई एंड आर सी एक्स, और ऑफकोर्स एक बी सी डायरेक्शन में बी सी फोर्स आएगा इस जॉइंट पे। तो ये दोनों डायग्राम आई थिंक आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आए होंगे। अब हम इसमें अप्लाई कर देते हैं समेसन ऑफ एफ वाई ज़ीरो। तो जैसे ही आप समेसन ऑफ एफ वाई ज़ीरो करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, एफ बी डी साइन 45, एफ बी डी प्लस साइन इंटू साइन 45, ओके, एंड प्लस वन। यू कैन सी दिस लेफ्ट हाफ। ओके, सेक्शन का ये लेफ्ट वाला पार्ट देखिएगा, इस वाला जिसपे मैं अपने पॉइंटर को शो कर रहा हूँ। यू कैन सी दिस वन। तो एफ बी डी का ये इस डायरेक्शन में साइन 45, एफ बी डी साइन 45 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली एफ बी डी फोर्स को कैलकुलेट कर पाओगे, दैट इज माइनस 1.414 न्यूटन। अब यहाँ देखिए माइनस साइन, अगेन ये जो डायरेक्शन मैंने ज्यूम करा है, बी वाला पॉइंट टेंशन में माना है, वो टेंशन में नहीं है। बी वाला जॉइंट वो एक्चुअल में कंप्रेशन में है, इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आप देखिए इसमें सिर्फ दो इक्वेशन आपने अप्लाई करी, पहला मोमेंट अप्लाई करा कि आप आर ए पे आर ए निकाल पाओ, आर कितना रिएक्शन आ रहा पॉइंट ए पे वो निकाल लो, एंड देन समेशन ऑफ एफ वाई को इक्विवेलेट करके कितनी आसानी से डायरेक्ट आंसर पा गए हो, एफ बी डी इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो जो ये मेथड ऑफ सेक्शन है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, और ये हर केस में आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ मेथड ऑफ जॉइंट लग रहा है, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वहाँ इसको ज़बरदस्ती यूज़ करने की कोई नीड है नहीं। और भी मैं इस पे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार कर लीजिए, एंड अगेन अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं किसी भी बुक से, तो आप उस बुक को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करिए। तो ये कंसेप्ट है अपना मेथड ऑफ सेक्शन का एंड मेथड ऑफ जॉइंट का। आई होप ये जो स्लाइड है जिसमें मैंने ये मेथड ऑफ सेक्शन एंड जॉइंट कवर करा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एंड दैट लास्ट टॉपिक इज फ्रेम वर्सेस ट्रस। तो फ्रेम और ट्रस क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो देखो फ्रेम में क्या है ना, बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रस था उसको मैंने बताया था कि देखो टू फोर्स मेंबर है। ओके, लेकिन अगर आप फ्रेम में वहीं देखोगे तो वहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर में कम से कम एक ऐसा मेंबर आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम वन मेंबर ऐसा होगा जिसके ऊपर मल्टी फोर्स सिस्टम होंगे, मल्टी फोर्स वर्क कर रहे होंगे। तो यही सबसे बड़ा और सबसे बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ट्रस के बीच में कोई फोर्स नहीं होता। ओके, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आई हैव रिटन ऑल दोज डिफरेंसेस। फर्स्ट वन कि भाई ट्रस के केस में आपको सभी मेंबर दो फोर्स मेंबर होते हैं, टू फोर्स मेंबर होते हैं, और फ्रेम के केस में एटलीस्ट वन मेंबर ऐसा होता है जो मल्टी फोर्स होता है। ओके, जिसपे मल्टी फोर्स वर्क कर रहा होता है। जो फ्रेम होता है उसमें एक ऐसा मेंबर जरूर होगा
जिसके ऊपर मल्टी फोर्स वर्क करेगा एंड मेंबर्स जो होंगे वो कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड ट्रस में, लेकिन फ्रेम में वो इन बिटवीन भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए आप, ये वाला अपना ट्रस है एंड यहाँ पे आप देखिएगा ये जो 20 डी मेंबर है, बी डी मेंबर है, ये एक ट्रस नहीं है, क्योंकि देखिए इन बिटवीन कनेक्शन है, जबकि ट्रस में इन बिटवीन कनेक्शन नहीं होता। मैं जम्सन में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन आपको स्ट्रक्चर में इन बिटवीन कनेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपना एक फ्रेम का एग्जाम्पल है। यू कैन सी कि यहाँ सी पॉइंट पे इन बिटवीन, ये बी डी मेंबर के इन बिटवीन में कनेक्शन है, तो ये अपना क्या है, एक एक फ्रेम है। और जो लोड एक्ट करते हैं ट्रस पे, वो आप ट्रस में वो सिर्फ केवल और केवल जॉइंट पे एक्ट करते हैं, लेकिन फ्रेम में जॉइंट पे तो एक्ट कर ही सकते हैं, एज वेल एज उनके मेंबर्स पे भी फोर्स एक्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है फ्रेम और ट्रस में। आई थिंक आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो विद दिस आई एंड दिस सेशन एंड आफ्टर दिस सेशन आई विल स्टार्ट द सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इस लेसन को मिस मत करिएगा। अगर आपको कभी भी जीवन में इनमें कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या है और ये कैसे अलग अलग हैं, तो इसको मैं बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, और ये भी तीनों के बीच में कैसे रिलेशन है आप खुद से बताने लगोगे। कुछ इस लेवल पे हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो अब तक मैंने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस कोर्स में, इस प्लेलिस्ट में। तो इसके साथ मैं इस चैप्टर को एंड कर देता हूँ, और आगे वाले आने वाले लेसन में हम लोग सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत ही एक अलग लेवल पे जाके सीखने वाले हैं, और इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ये गारंटी है कि अगर आप इस लेक्चर को बस अपना आधा घंटा ध्यान दे दोगे, आधा घंटा फोकस करोगे, तो यू विल नेवर फॉरगेट द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। विद दिस आई एंड दिस सेशन एंड थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू।